एपिसोड 161। संचित ने अपने दिल के झटके को दबाया और पूछा, आप क्या चाहते हैं? विहान ने सिर उठाया और उन दोनों को रुचि के साथ देखा। फिर उसने धीरे से कहा, अभी आपके पास केवल 2 विकल्प हैं। पहला है मृत्यु, दूसरा है मेरे नौकर बनना। जैसे ही उन्होंने नौकर शब्द सुना, उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। वे जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के नेताओं में से थे और हमेशा दूसरों द्वारा उच्च सम्मान में रखे जाते थे। कई बड़े लोग उनके सामने झुकते थे, फिर भी अब उन्हें किसी लड़के के नौकर बनने के लिए कहा जा रहा था। यह उनकी गरिमा और गर्व का अपमान था। संचित की नजर ठंडी थी जब उसने जवाब दिया, विहान, मुझे पता है कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं। आपने भाविन को मार दिया होगा, लेकिन आप हम दोनों को नहीं मार सकते। आपके पास हमें अपने नौकर बनाने की योग्यता नहीं है। हमला! गुस्से भरी चीख के साथ संचित और गिरीश विहान की ओर बढ़े। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वे दोनों मिलकर हमला करें तो शायद वे उसे मार सकें। हां, उसकी आभा भयानक थी, लेकिन शायद यह सब एक धोखा था। यही वे खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे जब उन्होंने हमला किया। विहान ने अनुमान लगा लिया था कि वह इन दोनों को केवल शब्दों से मना नहीं कर सकता, इसलिए अब उसकी ताकत को बोलने का समय था। विहान हवा में उछला, क्योंकि उसका शक्तिशाली कातिलाना इरादा बाहर निकला, जो मूर्त रूप लेता प्रतीत हो रहा था। सोफा 2 टुकड़ों में फट गया। उसने संचित की कलाई पकड़ ली जब मुक्का उसके चेहरे के पास से गुजरा। फिर उसने नीचे दबाया। संचित को लगा जैसे उसका शरीर एक अथाह गड्ढे में गिर गया हो। धम! उसका शरीर जमीन पर जा गिरा। गिरीश के हाथ में एक अजीब दिखने वाली छड़ी प्रकट हुई, जो किसी तरह की आभा छोड़ रही थी। यह वास्तव में एक आध्यात्मिक वस्तु थी, रिक्वियम स्टाफ। गिरीश हवा में ऊंचा उछला और अपनी छड़ी को नीचे की ओर झटका। आभा काली हो गई और एक शैतान के चेहरे में संकेंद्रित हो गई, क्योंकि यह विहान को काटने की कोशिश कर रही थी। धम! ताकतें टकराईं और विहान का शरीर पीछे हट गया। गिरीश और संचित इसे देखकर खुश हुए और चिल्लाए, मारो! वे आगे बढ़े, अपनी बढ़त को दबाने और लड़ाई को खत्म करने की उम्मीद में, इससे पहले कि विहान अपने किसी त्रुप के पत्ते का इस्तेमाल कर सके। हालांकि किसी कारण से विहान में पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिखे। वह बस वहां खड़ा रहा और उन्हें देखता रहा। क्या उसने हार मान ली थी? उनके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था और उन्होंने बस अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। इस क्षण में विहान ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया। उसके दाहिने हाथ से एक लाल भयानक आभा निकली और इसे कवच की तरह ढक लिया। रिक्वियम स्टाफ का हिंसक प्रहार खाली हाथ से पकड़ लिया गया और यह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। गिरीश के चेहरे पर मुस्कान जम गई, क्योंकि उसने विहान के प्रतिबंध से छूटने की कोशिश की। हालांकि छड़ी और हाथ अडिग रहे। मैंने तुम्हें रास्ता दिया था, लेकिन तुमने इसकी कद्र नहीं की। कितना दुर्भाग्यपूर्ण! विहान ने अपनी शक्ति छोड़ी, रिक्वियम स्टाफ को गिरीश के हाथों से खींच लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया, जो पास की दीवार में जा धंसा। डिंग! फिर विहान ने गिरीश की गर्दन पकड़ ली और उसे गला घोंटना शुरू कर दिया। विहान का कातिलाना इरादा आसपास की जगह को बर्फीला ठंडा कर देता प्रतीत हो रहा था। गिरीश ने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। जब विहान ने उसे ऊपर उठाया, उसने विहान को देखा। उसकी आंखें खून से लाल थीं और असहायता और डर से भरी हुई थीं। छोड़ मुझे, मैं सर। हालांकि विहान पर कोई असर नहीं हुआ। जो कोई भी उसके रास्ते में खड़ा होगा, वह या तो नरक में होगा या नरक के रास्ते पर। खटाक! गिरीश की गर्दन टूट गई और उसके शरीर से जीवन निकल गया। यह देखकर संचित, जो फिर से हमला करने वाला था, को लगा जैसे उसके पैरों में शीशे के ब्लॉक बंध गए हों। कमाल! अब क्या? विहान की ठंडी नजर संचित पर पड़ी और उसने हल्के से कहा, अब केवल तुम बचे हो। मेरा हाथ अभी फिसल गया था, वरना तुम्हारा दोस्त मरता नहीं। फिर गिरीश का शव संचित के पैरों पर फेंक दिया गया। इस क्षण में संचित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका हाथ फिसल गया। किसी को मारने के लिए यह कैसा बहाना था? हालांकि अब वह क्या कह सकता था? गिरीश के बिना उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा शायद दूसरी पार्टी का हाथ
फिर से फिसल जाए। डर की लहरें उसके शरीर पर छा गईं, जिससे उसका शरीर पसीने से तर हो गया। फिर उसने अपना फैसला लिया और जल्दी से घुटने टेक दिए। मिस्टर विहान, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। मैं आपका नौकर बनने को तैयार हूं। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह अभी मरना नहीं चाहता था। एक बार उसकी मृत्यु हो गई तो उसका पूरा परिवार जांगनान प्रांत से गायब हो जाएगा। उसने जो नींव बनाई थी वह ढह जाएगी। क्या तुम निश्चित हो? मैं निश्चित हूं। प्राचीन काल से कमजोर ने मजबूत की सेवा की है। मैं मास्टर विहान के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कृपया मेरी जान बख्श दें, मास्टर विहान, संचित बोरा ने उत्साह से कहा। विहान ने अपने खुद की रक्तसार की एक बूंद निकाली और आदेश दिया, अपनी आंखें बंद करो। मैं अपने रक्तसार को तुम्हारे शरीर में डालूंगा। विरोध मत करना। हां हां। हालांकि संचित को नहीं पता था कि विहान क्या करना चाहता था। उसने फिर भी आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर विहान उसे मारना चाहता तो वह अब तक मर चुका होता। इसका मतलब था कि वह अभी भी विहान के लिए उपयोगी था। अचानक उसे लगा कि कुछ उसके माथे में घुस गया और उसके दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में चला गया। फिर वह हैरान हो गया जब उसने पाया कि एक अदृश्य शक्ति उसके दिमाग के भीतर से उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। और भी भयानक बात यह थी कि वह बता सकता था कि यह अदृश्य शक्ति उसकी जान को अपनी मर्जी से खत्म कर सकती थी। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और विहान को हैरानी और डर के साथ देखा। इस दुनिया में वास्तव में ऐसी रहस्यमयी तकनीक थी। हे भगवान, क्या विहान एक राक्षस था? इसके झटके से उबरने से पहले विहान की आवाज गूंज उठी। परितोष को फोन करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या कहना है। मैं नहीं चाहता कि जांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन मुझे 1 महीने के भीतर फिर से परेशान करे। संचित का चेहरा पीला था, लेकिन उसने जल्दी से सिर हिलाया। मास्टर विहान, मुझे पता है। ये कहते हुए वह थोड़ा हैरान था। केवल 1 महीना क्यों? क्या यह आदमी इतना आत्मविश्वास रखता था कि वह 1 महीने में जांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से निपट सकेगा? यह सब करने के बाद विहान की नजर दीवार में धंसे रिक्वियम स्टाफ पर गई। उसने इसे बाहर निकाला और अपने हाथ में पकड़ लिया। वह स्पष्ट रूप से इसमें निहित ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसके डेंटियन में ट्रू क्यूई उसके दाहिने हाथ में इकट्ठी हुई, जिसने रिक्वियम स्टाफ से एक प्रतिक्रिया शुरू की जो हल्के से हिलने लगा। क्या इसे सक्रिय करने के लिए ट्रू क्यूई की जरूरत है? एपिसोड 162 विहान ने अपनी ट्रू क्यूई को रिक्वियम स्टाफ में डाला और महसूस किया कि यह तुरंत अवशोषित हो गई। फिर रिक्वियम स्टाफ से एक हल्की आभा बाहर निकली। उसने छड़ी को हल्के से घुमाया, जिससे संपीड़ित हवा की एक लहर उत्पन्न हुई जो दीवार से टकराई और एक छेद बना दिया। बुरा नहीं, मैं इसके साथ काम चला लूंगा। विहान के पास इस समय कोई उपयुक्त हथियार नहीं था, इसलिए यह काम आएगा। जब संचित ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह गिरीश को कई सालों से जानता था और उसने गिरीश को रिक्वियम स्टाफ का इस्तेमाल कई बार करते देखा था, लेकिन इसने कभी वह शक्ति नहीं दिखाई जो अब भी दिखाई दी। इसके अलावा रिक्वियम स्टाफ गिरीश के परिवार में उनके पूर्वजों से चली आ रही चीज थी। फिर भी पहली बार इसका इस्तेमाल करने वाले ने उन्हें मात दे दी। विहान फिर होटल से चला गया, बाकी काम संचित पर छोड़कर। उसे चिंता नहीं थी कि संचित उसे धोखा देगा। वह तकनीक लोगों की कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। वह संचित के मृत्यु के डर को भी महसूस कर सकता था। जो लोग डरते हैं वे आमतौर पर चतुर होते हैं। अब बाकी था इस महीने में मजबूत होना। 1 महीने बाद वह व्यक्तिगत रूप से जांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का दौरा करेगा। परितोष कुमार ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में 189वां। मैं खुद देखना चाहता हूं कि इस स्तर का विशेषज्ञ कितना मजबूत है। सुबह के 6 बज रहे थे जब विहान पेंट हाउस लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि प्रिया पहले ही जाग चुकी थी। विहान, तुम आज इतनी सुबह क्यों उठ गए? प्रिया थोड़ी हैरान थी। उसके हाथ में कुछ अंडे थे और वह जाहिर तौर पर नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी।
मैं आज सुबह जल्दी जाग गया तो बाहर टहलने चला गया, विहान ने मुस्कुराते हुए कहा। विहान ने जिया चौहान के कमरे की ओर देखा। जब उसने देखा कि वहां से कोई हलचल नहीं थी, वह चुपचाप प्रिया के पास गया और उसकी कमर में हाथ डाल लिया। प्रिया ने जल्दी से विहान से खुद को छुड़ाया। उसका चेहरा लाल हो गया। तभी जिया चौहान अपने पजामे में कमरे से बाहर निकली। जब उसने विहान और प्रिया को देखा तो उसने अपनी आंखें मलीं। आप दोनों वाकई जल्दी उठ गए। क्या आप लोग नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं? मुझे क्यों नहीं बनाने देते? मैंने अपनी दादी से मिलन शैली का नाश्ता डिश सीखा है। प्रिया ने सिर झुकाया और जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, जरूर। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसे उत्साह का एहसास हुआ। ठीक है, तो मेरे लिए थोड़ा इंतजार करें। जिया चौहान फिर बाथरूम में नहाने चली गई। आधे घंटे बाद वे तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, जिया चौहान द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाए गए नाश्ते को खा रहे थे। जिया चौहान ने अपनी दादी से जो नाश्ता डिश सीखा था वह वास्तव में स्वादिष्ट था। जिया चौहान ने विहान को घमंड से देखा और कहा, मेरी खाना बनाने की कला बहुत अच्छी है ना? 10 अंक। तुम्हें किसका नाश्ता ज्यादा पसंद है, प्रिया का या मेरा? जिया चौहान ने हंसते हुए पूछा। जब प्रिया ने यह सवाल सुना तो उसने उम्मीद भरी नजरों से विहान की ओर देखा। विहान असहाय था। इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। वह किसी को भी नाराज नहीं कर सकता था। तभी जब वह विषय बदलने वाला था, डोरबेल बजी। मैं दरवाजा खोलता हूं। विहान सवाल से बचने के लिए जल्दी से वहां से भाग गया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे वाणी बनर्जी को देखकर आश्चर्य हुआ। जब से कुलदीप देशमुख की मृत्यु हुई थी, पूरा देशमुख परिवार गायब हो गया था और रिवर सिटी के मार्शल आर्ट्स परिवारों में से केवल बनर्जी और ओबेरॉय परिवार ही बचे थे। मिस्टर विहान, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? वाणी बनर्जी बेहद घबराई हुई लग रही थी। वह किसी चीज से डरी हुई लग रही थी। विहान की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने सिर हिलाया। वाणी बनर्जी ने सावधानी से अपने पीछे देखा और जल्दी से अंदर चली गई। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। जब उसने अंदर प्रिया और जिया चौहान को देखा तो उसने विनम्रता से सिर हिलाया और विहान से कहा, मिस्टर विहान, क्या कोई शांत जगह है जहां हम बात कर सकें? मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। यह पहली बार था जब विहान ने वाणी बनर्जी को इतना घबराया हुआ देखा था। यह जानते हुए कि कुछ हुआ है, उसने बिना झिझक कहा, मेरे पीछे आओ। विहान वाणी बनर्जी को गुप्त कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। बताओ, क्या हो रहा है? यहां कोई निगरानी कैमरे नहीं है। वाणी बनर्जी ने सिर हिलाया और अपनी शर्ट उतार दी। विहान इस दृश्य से हैरान था। क्या वाणी बनर्जी उस पर कोई चाल चलने की कोशिश कर रही थी? हालांकि वह जल्द ही गलत साबित हुआ। वाणी बनर्जी ने अपनी शर्ट उतारने के बाद अपनी ब्रा से एक जेड पेंडेंट निकाला। जब उसने जेड पेंडेंट को देखा तो विहान की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह इस जेड पेंडेंट से काफी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा रिसते हुए महसूस कर सकता था। अगर वह इस जेड पेंडेंट के साथ साधना करता तो उसकी साधना की गति निश्चित रूप से 3 गुना से अधिक तेज हो जाती। यह चीज कुनलुन पर्वतों में भी एक खजाना मानी जाती। ऐसा दुर्लभ खजाना हुआक्साया में क्यों दिखाई देगा? और यह वाणी बनर्जी के पास कैसे पहुंचा? आपको यह कहां से मिला, मिस्टर विहान? वाणी बनर्जी ने घबराई हुई आवाज में कहा। जैसा कि आपको पता है, बनर्जी परिवार रिवर सिटी की नीलामियों का प्रभारी है। मेरे पिता का एक दोस्त 2 रात पहले शियांगजियांग शहर से यहां जल्दी में आया और उसने यह वस्तु बनर्जी परिवार को दी। उसने इसे परसों की नीलामी में शामिल करने के लिए कहा था। हालांकि कल उसने अचानक अपना मन बदल लिया और कहा कि वह इस वस्तु को वापस लेने जा रहा है। मेरे पिता ने स्वाभाविक रूप से सहमति दे दी, लेकिन पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी वह नहीं दिखा। जब मेरे पिता आज रिवर सिटी में अपने दोस्त के निजी विला में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके दोस्त और उनके पूरे परिवार को बेहद क्रूर तरीके से मार दिया गया था। इसके अलावा मेरे पिता ने यह भी पाया कि पिछले कुछ दिनों में उनके दोस्त के संपर्क में आए सभी लोगों के घरों में
अजीब दुर्घटनाएं हुईं। इसलिए उन्हें यकीन हो गया कि इसके पीछे कोई भी हो, वह इस चीज की तलाश में है। अभी हमारा बनर्जी परिवार इस चीज की रक्षा करने में असमर्थ है। खुद की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि हम इसे उस व्यक्ति को नहीं सौंपना चाहते जिसने मेरे पिता के दोस्त को मारा। इसलिए मेरे पिता को केवल एक ही चीज सूझी कि इसे आपको सुरक्षित रखने के लिए सौंप दें। अगर हमारे बनर्जी परिवार के साथ कुछ होता है तो यह चीज मिस्टर विहान की होगी। विहान ही एकमात्र व्यक्ति था जिन्हें वे जानते थे जो इस जेड पेंडेंट की रक्षा कर सकता था। फिर आप सबका क्या? विहान का चेहरा गंभीर था। अगर वे ताकतें आपको ढूंढ लें तो क्या होगा? वाणी बनर्जी ने समय देखा और अपने दिल की घबराहट को दबाया। मिस्टर विहान, मेरे पिता ने पहले ही एक निजी जेट की व्यवस्था कर ली है। हमारा बनर्जी परिवार अभी के लिए रिवर सिटी छोड़ देगा। यह कहने के बाद वाणी बनर्जी जाने के लिए मुड़ी। हालांकि जिस क्षण उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसे अचानक कुछ सूझा और वह विहान की ओर मुड़ी। फिर उसने अपने पैरों के अंगूठों पर खड़े होकर विहान के गाल पर एक चुंबन दिया, जिसने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। मिस्टर विहान, मुझे थोड़ा अचानक होने के लिए खेद है। इसे बस एक विदाई चुंबन समझें। शायद आज के बाद आपके साथ मेरी दोस्ती यहीं खत्म हो जाए। मिस्टर विहान को जानना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था। अगर भाग्य ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे। दरवाजा बंद हो गया। जब विहान वापस लिविंग रूम में आया तो उसे एहसास हुआ कि वाणी बनर्जी बहुत पहले चली गई थी। एपिसोड 163। विहान। अभी जो खूबसूरत महिला थी वह कौन थी? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। जिया चौहान ने भी विहान को उत्सुकता से देखा। एक दोस्त। विहान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। विहान वाणी बनर्जी के बारे में चिंतित था। जो कोई भी एक परिवार को आसानी से खत्म कर सकता था बिना उसकी खबर लीक हुए, उसके पास निश्चित रूप से एक निश्चित स्तर की शक्ति थी। यह तथ्य कि रिवर सिटी के शीर्ष मार्शल आर्ट्स परिवारों में से एक बनर्जी परिवार इस ताकत से इतना डर गया था, यह बहुत कुछ बता रहा था कि यह ताकत कितनी भयानक थी। वाणी बनर्जी ने रिवर सिटी में उसके रहने के दौरान कई बार उसकी मदद की थी। गोली की नीलामी से लेकर मार्शल आर्ट्स क्षेत्र तक वाणी बनर्जी हमेशा दयालु रही थी, और यहां तक कि अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर विहान की मदद की थी। यह अच्छी बात थी कि उन्होंने रिवर सिटी छोड़ने का फैसला किया था। ऐसी खतरनाक ताकत का सामना करने से बेहतर था कि वे अस्थायी रूप से छिप जाएं। जिया चौहान ने विहान के चिंतित चेहरे को देखा और कुछ सोचा। विहान, क्या तुम बाद में हेवनली जस्टिस ग्रुप जा रहे हैं? आज उत्पाद लॉन्च है और हमने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पत्रकारों को आमंत्रित किया है। हेवनली जस्टिस ग्रुप उत्पाद लॉन्च से पहले अपना नाम बनाना चाहता है। विहान, तुम्हें जाना होगा, प्रिया ने कहा। मैं आज हेवनली जस्टिस ग्रुप की ओर से बोल रही हूं और पूरी रात अपने भाषण की तैयारी में बिताई। सच कहूं तो इतने सारे पत्रकारों के सामने पहली बार बोलना है, इसलिए मैं थोड़ी घबराई हुई हूं। विहान को याद आया कि कल विराट ओबेरॉय ने इस मामले के बारे में बात करने के लिए फोन किया था, इसलिए उसने सिर हिलाया। बेशक मैं जाऊंगा। मैं अपने फोन से तुम्हारी कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी लूंगा। प्रिया मुस्कुराई। विहान के साथ होने से उसे बहुत राहत मिलेगी। विहान ने मौका लिया। जब दोनों लड़कियां अपने कपड़े चुन रही थीं, गुप्त कमरे में वापस जाकर जेड पेंडेंट को लेने के लिए। आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत बह निकली और पूरे कमरे को भर दिया। यह इतना मूल्यवान खजाना है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह गुट इसे हासिल करने के लिए अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट करने को तैयार है। विहान ने बुदबुदाया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और 9 स्वर्गीय काल्पनिक सूर्य तकनीक का अभ्यास शुरू किया। आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस किया। उसकी आभा मजबूत होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी साधना की गति 10 गुना बढ़ गई थी। ऐसा लगता है कि यह जेड पेंडेंट मेरे शुरुआती अनुमान से भी अधिक भयानक है। अचानक विहान की जेब में रखा काला पत्थर बाहर निकला और घूमने लगा। फिर यह जुड़कर जेड पेंडेंट के संपर्क में आ गया। धम
कमरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा काले पत्थर की ओर बढ़ने लगी और जल्द ही यह सब गायब हो गया। फिर काला पत्थर सीधे जेड पेंडेंट से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। 10 मिनट बाद विहान ने महसूस किया कि जेड पेंडेंट मंद हो गया था। जो आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही थी वह अब पूरी तरह से चली गई थी, जिसका मतलब था कि जेड पेंडेंट अब एक साधारण पेंडेंट से अलग नहीं था। फिर विहान की नजर काले पत्थर पर पड़ी। उसने महसूस किया कि जेड पेंडेंट के सभी गुण काले पत्थर में स्थानांतरित हो गए थे और अब यह घनी आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ रहा था। जब वह साधना करता था, काला पत्थर उसे आध्यात्मिक ऊर्जा संचारित करता था। विहान ने काले पत्थर को अपनी हथेली में पकड़ा और अचानक देखा कि संसार कब्रिस्तान में हल्का बदलाव आया था। हालांकि यह अभी भी उजाड़ था, अब यह अंतहीन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। विदुरदेव का मकबरा पहले से भी अधिक चमक रहा था और शायद जल्द ही सक्रिय हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि जेड पेंडेंट वास्तव में काले पत्थर के लिए उपयोगी था। हालांकि बनर्जी परिवार ने केवल उसे जेड पेंडेंट की देखभाल करने के लिए कहा था, न कि इसे अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए। अब जबकि जेड पेंडेंट इस हालत में पहुंच गया था, वह चीजों को कैसे समझाएगा? विहान ने कड़वी मुस्कान दी। ऐसा लगता था कि उसे उन्हें कुछ गोलियों और साधना तकनीकों से मुआवजा देना होगा। विहान, क्या तुम तैयार हो? हम जा रहे हैं। प्रिया की आवाज बाहर से सुनाई दी। विहान ने जवाब दिया और जल्दी से जेड पेंडेंट और काला पत्थर रख दिया। उसने एक कस्टम मेड सूट पहना और बाहर चला गया। हेवनली जस्टिस ग्रुप बिल्डिंग की 12वीं मंजिल एक भोज हॉल में भीड़ थी और मंच पर कर्मचारी उपकरणों की अंतिम समायोजन कर रहे थे। दर्शकों में पत्रकार और कैमरामैन भरे हुए थे। आज यहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। इनमें से आधे से अधिक रिवर सिटी के पत्रकार थे, जबकि बाकी जंगनन प्रांत, राजधानी शहर और अन्य मुख्यधारा मीडिया आउटलेट्स से थे। बीच की सीटें खाली थीं और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के लिए थीं। इस बार विराट ओबेरॉय ने रूबी नेशन, सैफायर नेशन, पर्ल नेशन और एमेथिस्ट नेशन से पत्रकारों को आमंत्रित किया था। आखिरकार हेवनली जस्टिस ग्रुप द्वारा जारी किए गए 2 उत्पाद आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर सकते थे। विहान मंच के नीचे खड़ा था और रुचि के साथ देख रहा था, क्योंकि प्रिया अपने भाषण के लिए मंच पर जाने की तैयारी कर रही थी। उसे मीडिया का सामना करने के लिए तैयार रहना था, जो अपनी तीखी जुबान के लिए जाने जाते थे। रिवर सिटी के कुछ पत्रकारों ने विहान को देखा और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। किसने सोचा होगा कि हेवनली जस्टिस ग्रुप का बड़ा मालिक वास्तव में यहां दिखाई देगा? जिस दिन हेवनली जस्टिस ग्रुप ने व्यवसाय शुरू किया था, उन्होंने सभी ने देखा था कि विहान कितना भयानक था। उसके पीछे रिवर सिटी के 2 शीर्ष नेता, रॉयल क्लब, जियांगनान प्रांत का बिश्नोई परिवार और सेना खड़े थे। ऐसे बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को कौन नाराज करने की हिम्मत करेगा? कुछ फोटोग्राफरों ने विहान की तस्वीर लेना चाहा, लेकिन उनके सहकर्मियों ने तुरंत उन्हें रोक दिया। आप किसी की भी तस्वीर ले सकते हैं, लेकिन उस आदमी की नहीं। कुछ नए फोटोग्राफर थे। क्यों मत पूछो। अगर कुछ होता है तो आप जिम्मेदार होंगे। कैमरामैन घबरा गया और जल्दी से अपना कैमरा मंच की ओर मोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आधिकारिक रूप से सुबह 10 बजे शुरू हुई। जब प्रिया मंच पर गई तो कुछ विदेशी पत्रकार हैरान रह गए। उन्हें पता था कि भाषण देने वाली हेवनली जस्टिस ग्रुप की उपाध्यक्ष मिस प्रिया होंगी। हालांकि किसने सोचा होगा कि वह इतनी युवा होगी? प्रिया मंच के केंद्र में खड़ी थी, आत्मविश्वास और सहजता के साथ। मुझे लगता है कि हर कोई हमारी कंपनी के 2 उत्पादों के बारे में बहुत उत्सुक है। मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगी। इस बार हेवनली जस्टिस ग्रुप एक साथ 2 उत्पाद जारी करेगा। पहला मुख्य उत्पाद ब्लड कोगुलेशन लॉन्जेविटी पिल कहलाता है। यह साधारण स्वास्थ्य उत्पादों से अलग है। एक बार जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति इस उत्पाद के साथ एक कोर्स का इलाज लेता है, तो उनका शरीर अनंत जीवन शक्ति से भर जाएगा। हमारा हेवनली जस्टिस ग्रुप गारंटी देता है कि हर बुजुर्ग कम से कम 5 साल
छोटा हो जाएगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, हंगामा मच गया। 5 साल छोटा, क्या यह कोई अमर गोली थी? इस क्षण में दरवाजा अचानक खुला और पर्ल नेशन की एक प्रसिद्ध पत्रकार और उसकी टीम अंदर आई। जाहिर तौर पर वह देर से आई थी। विहान और प्रिया नाराज दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का समय निर्धारित था और सभी समय पर थे। यह मीडिया आउटलेट देर से क्यों था? हालांकि इतने सारे कैमरों के सामने प्रिया ने गुस्सा नहीं दिखाया। उसने बस स्वीकृति में सिर हिलाया। एपिसोड 164 प्रिया ने फिर अपना भाषण जारी रखा। हालांकि अपनी बात पूरी करने से पहले अभी अभी आई महिला खड़ी हुई और सवाल किया, आपने अभी जिस उत्पाद का नाम लिया उसका नाम क्या था? क्या आप इसे हमारी भाषा में कह सकती हैं? प्रिया हैरान रह गई। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। नहीं, मैं पूरे भाषण खंड के दौरान केवल हुआक्सियन में बोलूंगी। हालांकि हमने उन लोगों के लिए व्याख्या सेवाएं व्यवस्थित की हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आप अपने सामने रखे हेडफोन के माध्यम से इसे सुन सकती हैं। नीचे से भी फुसफुसाहट सुनाई दी। अन्य मीडिया आउटलेट्स इस रिपोर्टर से नाखुश थे। शायद अपने आसपास की चर्चाओं को भांपते हुए महिला ने आगे कुछ नहीं कहा। प्रिया ने ब्लड कोआगुलेशन, लॉन्जेविटी पिल और इंटरमीडिएट यूथफुल लोशन का परिचय देना जारी रखा। जब उसने दोनों उत्पादों के बारे में बात खत्म की तो किसी कारण से पत्रकारों के चेहरों पर असहजता दिखाई दी। क्या ये उत्पाद वास्तविक थे? उनके प्रभावों का वर्णन सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। क्या यह कोई घोटाला था? यह इतना नकली क्यों लग रहा था? क्या वे वास्तव में हेवनली जस्टिस ग्रुप पर भरोसा कर सकते थे अगर ये ऐसे उत्पाद बना रहे थे? प्रिया ने सबकी उलझन को देखा और मुस्कुराई। कोई भी उत्पाद जो पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देता है, उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि हमने कुछ पत्रकारों के लिए बैकस्टेज पर कुछ नमूने तैयार किए हैं जिन्हें वे परख सकते हैं। चूंकि नमूने कम हैं, हमें लॉटरी निकालकर यह तय करना होगा कि ये नमूने किसे मिलेंगे। हर पत्रकार को प्रवेश द्वार पर एक नंबर प्लेट मिली थी और फिर बड़े स्क्रीन पर लॉटरी नंबर दिखाई दिए। ये बहुत निष्पक्ष था। अंत में 10 पत्रकार चुने गए। उनमें से 8 हुआक्सिया से थे और बाकी 2 रूबी नेशन और सैफायर नेशन से थे। इन 10 लोगों की तस्वीरें स्टाफ ने खींची और उन्हें बैकस्टेज पर आमंत्रित किया गया। थोड़ी देर बाद बैकस्टेज से कुछ आश्चर्य भरे स्वर सुनाई दिए। बाकी पत्रकारों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या बैकस्टेज पर कुछ हुआ था? 5 मिनट बाद 10 पत्रकार बाहर आए। सभी को आश्चर्य हुआ कि उनके चेहरों में स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा था। वे वास्तव में युवा दिख रहे थे। हे भगवान, यह कैसा चमत्कार है! मेरी बहुत सारी झुर्रियां वास्तव में गायब हो गई हैं। नीली आंखों वाली एक गोरी रिपोर्टर ने उत्साह से कहा। वह पहले से ही 40 साल की थी। फिर भी किसने सोचा होगा कि उसे अपने युवा दिन फिर से जीने का मौका मिलेगा। अगर यह हुआक्सिया का कोई व्यक्ति कहता तो बाकी पत्रकार इसे नाटक समझकर नजरअंदाज कर देते। हालांकि नमूने की तारीफ करने वाला व्यक्ति वास्तव में रूबी नेशन से था। प्रिया मुस्कुराई और बोली, हर कोई बड़े स्क्रीन पर देख सकता है। इन 10 पत्रकार मित्रों में से कुछ में ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप उनकी वर्तमान तस्वीरों की तुलना करेंगे, हर कोई समझ जाएगा कि हमारे उत्पाद प्रभावी हैं या नहीं। सबकी नजरें बड़े स्क्रीन पर टिक गईं। जब उन्होंने पहले और बाद की तुलना तस्वीरें देखीं, तो सभी ने ठंडी सांस ली। किसने सोचा होगा कि केवल 5 मिनट में हेवनली जस्टिस ग्रुप के उत्पादों का प्रभाव इतना स्पष्ट रूप से दिखाई देगा? यह बस एक चमत्कार था। दर्शकों में हंगामा मच गया। हाय, मैं रूबी नेशन के टीबीए से एक मीडिया रिपोर्टर हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपकी कंपनी के उत्पाद रूबी नेशन में कब रिलीज होंगे? हाय, मैं शियांग जियांग ओरिएंटल टाइम्स से एक मीडिया रिपोर्टर हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं आपकी कंपनी के उत्पाद किन प्लेटफॉर्म्स से खरीद सकता हूं। कुछ पत्रकार लगभग उन्मादी लग रहे थे। कैमरे लगातार चमक रहे थे। हेवनली जस्टिस ग्रुप निश्चित रूप से कल सबसे चर्चित विषय बनने वाला था। हालांकि कुछ पत्रकार बहुत शांत रहे।
उन्होंने अपने संदेह बरकरार रखे। ये बहुत अजीब था। शायद ये 10 पत्रकार सभी नकली थे और वे केवल मेकअप की वजह से युवा दिख रहे थे। इस क्षण में पर्ल नेशन की रिपोर्टर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर नाराजगी थी और उसने कहा, हाय, मैं YBN अखबार से हूं। मुझे आपकी कंपनी के उत्पादों पर कुछ संदेह है। क्या नमूने बहुत कम तैयार नहीं किए गए हैं? उन 10 लोगों में से 8 वाक्सिया से हैं। हालांकि उन 2 विदेशी पत्रकारों ने भी उत्पाद की तारीफ की, लेकिन यह कुछ भी साबित नहीं करता। कोई नहीं जानता कि अभी बैकस्टेज पर क्या हुआ। इसलिए चीजों को स्पष्ट करने के लिए क्या आप मुझे भी एक नमूना दे सकते हैं ताकि मैं इसे अपने देश में अधिकारियों से जांच करवा सकूं? मंच पर प्रिया का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने सीधे मना कर दिया, नहीं। रिपोर्टर ने ठंडी मुस्कान दी। तो क्या आपके उत्पाद में कोई समस्या है? वहां मौजूद हर कोई बता सकता था कि यह रिपोर्टर जानबूझकर हेवनली जस्टिस ग्रुप को निशाना बना रही थी, लेकिन चूंकि वह मीडिया की सदस्य थी, वे कुछ नहीं कह सकते थे। आखिरकार मीडिया को सवाल पूछने का अधिकार था। प्रिया ने बिना झिझक जवाब दिया, हमारे उत्पादों में कोई समस्या नहीं है। बस इतना है कि उत्पाद आधिकारिक रूप से रिलीज होने से पहले कोई नमूने लीक करने की अनुमति नहीं है। यह नियम है। रिपोर्टर पीछे नहीं हटी और आगे बोली, जहां तक मुझे पता है, आपका उत्पाद जल्द ही बाजार में आने वाला है। अगर आप जांच की अनुमति नहीं देते, तो आप कैसे जानते हैं कि आपके उत्पाद में साइड इफेक्ट्स नहीं हैं या यह उपयोगकर्ता के शरीर को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? जैसे ही उसने यह कहा, उन पत्रकारों के चेहरे बदल गए जिन्होंने नमूने लिए थे। भले ही औषधीय प्रभाव स्पष्ट थे, अगर ऐसा था तो यह परेशानी भरा हो सकता था, नुकसान लाभ से अधिक हो सकता था। दर्शक तुरंत उबल पड़े और चर्चाएं शुरू हो गईं। यह रिपोर्टर स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद करने आई थी। मंच पर प्रिया थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई आकर परेशानी खड़ी करेगा। इसके अलावा वह जो कुछ भी कहती, दूसरा पक्ष किसी भी खामी का फायदा उठाकर हेवनली जस्टिस ग्रुप को बदनाम कर देता। वह सुरक्षा गार्डों से इस रिपोर्टर को बाहर निकालने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन इससे भी हेवनली जस्टिस ग्रुप पर बुरा असर पड़ता। एपिसोड 165। इस क्षण में प्रिया को नहीं पता था कि क्या करना है। आखिरकार यह पहली बार था जब वह इतने सारे पत्रकारों का सामना कर रही थी और वह हेवनली जस्टिस ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसके हर शब्द कंपनी के भविष्य के विकास से जुड़े थे। जिया चौहान मंच पर जाकर हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि एक काला साया पहले ही मंच पर चढ़ चुका था। यह स्वाभाविक रूप से विहान था। उसका दिल धड़क गया। वह विहान के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक बार जब यह लड़का मंच पर चढ़ जाता तो छोटी सी बात भी बड़ी बन जाती। निश्चित रूप से जब विहान मंच पर प्रकट हुआ तो माहौल शांत हो गया। विहान ने प्रिया की ओर देखा और अपनी आंखों से उसे संकेत दिया। प्रिया ने सिर हिलाया और माइक्रोफोन विहान को सौंप दिया। वह चुपचाप विहान के पीछे हट गई। विहान ने माइक्रोफोन उठाया और परेशानी मचाने वाली रिपोर्टर की ओर देखा। उसने कहा, अगर आपको हेवनली जस्टिस ग्रुप के उत्पादों के बारे में कोई सवाल है तो मैं उनका जवाब दे सकता हूं। रिपोर्टर हैरान रह गई और आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? आपको हेवनली जस्टिस ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने का क्या अधिकार है? विहान ने उसको अनदेखा किया और स्टाफ को एक नमूने की बोतल लाने का आदेश दिया। उसने उसका आधा हिस्सा निकाला और लापरवाही से रिपोर्टर की ओर फेंक दिया। क्या आप नमूना नहीं चाहती थीं? मैं इसे आपको अभी देता हूं, लेकिन आपको इसे यहीं लेना होगा। रिपोर्टर अवाक रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति के पास इतना अधिकार होगा। हाथ में बचे हुए आधे नमूने की ओर देखा। हालांकि उसने साइड इफेक्ट्स का जिक्र किया था, लेकिन इतने सारे लोग इसे ले चुके थे और कुछ नहीं हुआ था। साइड इफेक्ट्स ज्यादा गंभीर नहीं हो सकते थे। मुख्य बात यह थी कि यह उत्पाद वाक्सिया के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड से स्वीकृत हो चुका था, इसलिए इसके खतरनाक होने की संभावना नहीं थी। उसने ठंडी हंसी हंसी और इसे निगल लिया। लगभग तुरंत
उसे अपने शरीर में एक गर्म धारा महसूस हुई और उसके चेहरे से पसीना निकलने लगा। उसने अपनी उंगली से चेहरा पोंछा और पाया कि कुछ काला पदार्थ बाहर निकल आया था। उसने जल्दी से एक गीला तौलिया निकाला और अपने चेहरे को सावधानी से पोंछा। 5 मिनट के भीतर गर्म धारा पूरी तरह से गायब हो गई। उसने पहले ही अपने शरीर में कुछ अलग महसूस कर लिया था, इसलिए उसने जल्दी से अपने बैग से एक दर्पण निकाला और खुद को देखा। पट! दर्पण जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। काले पदार्थ को पोंछने के बाद उसका चेहरा वास्तव में युवा दिखने लगा था, और यह सिर्फ नमूने की बोतल के आधे हिस्से से हुआ था। आसपास के पत्रकार भी हैरान थे और तस्वीरें लेने लगे। यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा सबूत था। रिपोर्टर ने विहान की ओर देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। विहान ने माइक्रोफोन उठाया और आगे कहा, क्या कुछ मीडिया मित्रों ने उत्पाद के वितरण स्थानों और प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं पूछा था? यह सुनकर सबकी सांसें तेज हो गईं। विहान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने दृढ़ता से कहा, हमारे 2 उत्पाद अब भी के लिए केवल वाक्सिया में उपलब्ध होंगे, हालांकि वे 1 महीने बाद अन्य देशों में रिलीज होंगे। इसमें एक शर्त है, हेवनली जस्टिस ग्रुप पर्ल नेशन के बाजार में प्रवेश नहीं करेगा। इस क्षण में सभी मौन में डूब गए। केवल सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। पर्ल नेशन की रिपोर्टर तुरंत प्रतिक्रिया देती हुई बोली, यह स्पष्ट रूप से दूसरी पार्टी का बदला था। उसने विहान को गुस्से से घूरा। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन आपने जो कहा वह मुक्त बाजार नियमों के खिलाफ है। पर्ल नेशन एक प्रमुख आर्थिक शक्ति माना जाता है और उसे इन उत्पादों तक पहुंचने का अधिकार है। अगर हेवनली जस्टिस ग्रुप पर्ल नेशन के बाजार की सेवा नहीं करता, तो हमारे पास हमारे देश के खिलाफ इस भेदभाव का विरोध करने का अधिकार है। रिपोर्टर को पता था कि उत्पाद कितना प्रभावी था, इसलिए उसने तुरंत विरोध किया। मुझे खेद है, लेकिन अगर मैं भेदभाव करना चाहता हूं तो करूंगा, विहान ने व्यंग्य के साथ कहा। मैं हेवनली जस्टिस ग्रुप के उत्पादों के साथ जो चाहूंगा वह कर सकता हूं। आप? रिपोर्टर को उम्मीद नहीं थी कि विहान एक पूरे देश से होने वाले संभावित लाभ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगा। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, विहान ने आगे कहा, वैसे भी मेरे पास हेवनली जस्टिस ग्रुप का 100% स्वामित्व है, जिसमें यह इमारत भी शामिल है। मैं आपको अब यहां नहीं देखना चाहता, कृपया बाहर निकलें। कोई भी रिपोर्टर जो देर से आता है, उसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का अधिकार नहीं है। रिपोर्टर को लगा कि मंच पर खड़ा यह व्यक्ति पागल हो गया है। क्या वह पूरे पर्ल नेशन को नाराज करने की कोशिश कर रहा था? एक बार जब देश के राजनेता वाक्सिया पर दबाव डालेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए हेवनली जस्टिस ग्रुप को निश्चित रूप से बलि का बकरा बनाया जाएगा। यह व्यक्ति अपनी कब्र खुद खोद रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह इसके बारे में कुछ कह पाती, 6 सुरक्षा गार्ड उसके और उसकी टीम के पास नाराज चेहरों के साथ आए। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और बाहर की ओर इशारा किया। स्पष्ट रूप से वे उसकी टीम को बाहर जाने के लिए कह रहे थे। रिपोर्टर का चेहरा गुस्से से भर गया, क्योंकि वह अपनी हाई हील्स में बाहर निकली। चाहे हेवनली जस्टिस ग्रुप के उत्पाद कितने भी अच्छे हों, वे ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों के परिणामों का इंतजार करें। विहान ने स्वाभाविक रूप से उसके बेबुनियाद धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। हेवनली जस्टिस ग्रुप के पीछे इतनी सारी ताकतें थीं, तो वे एक साधारण मीडिया आउटलेट से कैसे डर सकते थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकी हिस्सा प्रिया के हवाले छोड़ दिया गया। उस घटना के बाद बाकी मीडिया कर्मी अधिक संयमित हो गए और उनके सवाल अब उतने आक्रामक नहीं थे। इसके अलावा हेवनली जस्टिस ग्रुप के उत्पाद वास्तव में आशाजनक थे, और कोई भी यह कारण नहीं बनना चाहता था कि उत्पाद किसी विशेष देश, प्रांत या शहर में न बिकें। विहान मंच से नीचे आया और विराट ओबेरॉय ने इस घटना के फायदे और नुकसान समझाए। आखिरकार उसके बयान स्पष्ट रूप से पर्ल नेशन पर निशाना साध रहे थे। अगर वह परेशानी खड़ी करना चाहता तो चीजें थोड़ी जटिल हो सकती थीं,
हालांकि विहान ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में उसे विश्वास था कि उसके कार्य उचित थे। भले ही इन दो उत्पादों की बिक्री नकारात्मक जनमत के कारण प्रभावित हो, उसके पास अन्य उत्पाद बनाने के लिए ढेर सारे फॉर्मूले थे। इस क्षण में उसके फोन पर अचानक एक समाचार फ्लैश आया। आपातकालीन सुर्खियां। सुबह 10:45 रिवर सिटी से एक निजी विमान अचानक फट गया। कारण अज्ञात है और हताहतों की संख्या अज्ञात है। रिवर सिटी के अग्निशामक और पुलिसकर्मी वहां पहुंच रहे हैं। विहान अवाक रह गया। उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। सुबह वाणी बनर्जी ने अलविदा कहा था। उसने बताया था कि वह बनर्जी परिवार के साथ एक निजी जेट से रवाना होगी। अब रिवर सिटी से एक निजी विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। समय बहुत संयोगपूर्ण था। विहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाकी हिस्से को नजरअंदाज किया और तुरंत तन्मय को फोन किया। उसे निर्देश दिया कि ड्रैगन सोल इस मामले की तुरंत जांच करे। उसने तन्मय से यह भी कहा कि बनर्जी परिवार के विला का पता उसके फोन पर भेज दे। थोड़ी देर बाद विहान को एक टेक्स्ट संदेश मिला। परमजीत नीचे है, उसे पता है। बिना और देर किए विहान इमारत से बाहर निकला और देखा कि परमजीत दरवाजे पर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। मिस्टर विहान, क्या आप बनर्जी परिवार के विला जा रहे हैं? हां, जल्दी से मुझे वहां ले चलो। जी सर। आधे घंटे बाद कार धीरे धीरे एक आंगन के सामने रुकी। कार के पूरी तरह रुकने से पहले ही विहान ने दरवाजा खोला और चीते की तरह बाहर निकल गया। बनर्जी परिवार के आंगन में कदम रखने से पहले ही उसे हवा में खून की तेज गंध महसूस हुई। धम। दरवाजा लात मारकर खोला गया। गुस्से की लहर सीधे विहान के सिर तक पहुंच गई। आंगन लाशों से ढका हुआ था। खून नदी की तरह बह रहा था। बनर्जी परिवार का सफाया हो गया था। वास्तव में कुछ हुआ था।